Hi everyone, good morning and hope you will be fine. I am Sunil sir. Listen carefully. Today's important. आज 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध हुआ था। ये युद्ध दो के बीच हुआ। ये दो कौन थे? एक तरफ बंगाल का भागा हुआ, बंगाल छोड़ चुका फ्यूजिटिव नवाब, भगोड़ा नवाब, जो युद्ध के समय बंगाल का नवाब नहीं था, क्योंकि युद्ध के समय बंगाल का नवाब जो था वो मीर जाफर दोबारा नवाब बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे बनाई थी। तो बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम था और उसे मदद देने वाला एसोसिएट जो उसका था, साथ लड़ने वाला, वो था अवध का नवाब जिसका नाम था सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड। तो मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुख्य किरदार मीर कासिम, भगोड़ा नवाब बंगाल का, ये एक तरफ लड़ रहे थे। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही थी और कंपनी की तरफ से सेनापति के तौर पर नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। बक्सर का यह युद्ध लगभग 8-9 बजे के आसपास शुरुआत हुई और 12 बजते बजते समाप्त हो गया। इस युद्ध में जब मीर कासिम ने देखा कि स्थितियां हार की ओर जा रही है तो युद्ध से निकल भागा। उसकी लाश देखते हैं, यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 1776 में दिल्ली में पड़ी मिली। एक पॉइंट, वो अलग बात है। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और दो एग्रीमेंट साइन हुए। एक एग्रीमेंट 12 अगस्त 1765 को, इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद फर्स्ट। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो एग्रीमेंट करने आया वो था रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर ऑफ बंगाल। और दूसरा कौन था? मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड। इन दोनों के बीच हुआ। और इस युद्ध के तहत क्या हुई इस परिणाम में? तो इस एग्रीमेंट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, ओडिशा की लैंड रेवेन्यू कलेक्शन राइट, यानी जो है भूराजस्व वसूल करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किसने? शाह आलम सेकेंड ने। और इसके तहत शाह आलम को पेंशन के तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 26 लाख रुपया एनुअल पेंशन फिक्स किया। और इस तरह से शाह आलम अब तक जो अवध के नवाब के संरक्षण में था, जिसे बेताज बादशाह कहा जाता था, जो अपने मंत्री के डर से भागा भागा कड़ा में रहता था, अब वो क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर हो गया। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संधि सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वो हुई कब? 16 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और अवध का नवाब सुजाउद्दौला के बीच। और इस संधि के तहत अवध अब एक जो संधि हुई उसको सहायक संधि कहते हैं, ट्रीटी ऑफ अलायंस। और इसके तहत अवध का लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, जैसे युद्ध है, शांति है, विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है, ये सब अब ईस्ट इंडिया कंपनी भार उठा ली और बदले में उससे पैसे ली, कपास उत्पादक क्षेत्र ली। और इस तरह से दिल्ली और बंगाल के बीच में जो बफर स्टेट के रूप में अवध था, अब बफर स्टेट नहीं रहा, कंपनी के मातहत अधीन हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दो बड़े राज्य, शक्तिशाली राज्यों के बीच में छोटा सा बेसरोकार शक्तिहीन राज्य को बफर स्टेट कहते हैं। जैसे चीन और भारत के बीच में भूटान और नेपाल बफर स्टेट है। ठीक है, तो ऐसे अवध बफर स्टेट था, दिल्ली मुगल बादशाह और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब आइए अगले पॉइंट पर। तो ये तो देखा बक्सर का युद्ध, जिसका परिणाम बड़ा घातक हुआ। इस परिणाम से क्या हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। एक तो नवाब जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी पर प्रशासन पूरा करने की जिम्मेदारी थी, और एक कंपनी जो रेवेन्यू वसूलेगी पर काम कुछ भी वेलफेयर का, डेवलपमेंट का नहीं करेगी। तो सत्ता के दो केंद्र हो गए। इसको कहते हैं डायार्की रूल, द्वैध शासन की शुरुआत। इसी से बंगाल का दीवान, बंगाल का फिनेंस, बंगाल का जमींदार, बंगाल का लैंडलॉर्ड, बंगाल का शासक बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 के पलासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी किंग मेकर बनी थी, अब डायरेक्ट किंग बन गई। ये सब बात है। इसी को बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है। पॉइंट क्लियर? अब आइए इसी 22 अक्टूबर, ठीक है, को देखें हम। तो 1963 में, याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1963 में भाखरा नांगल डैम इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेशन करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और उस वक्त के जल संसाधन मंत्री यानी वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे रणवीर सिंह हुडा। ये जो हमारे युवा नेता हैं हरियाणा के, जिनको आप कहते हैं दीपेंद्र सिंह हुडा, उनके जो पिता हैं भूपेंद्र सिंह हुडा, और उनके जो पिता थे रणवीर सिंह हुडा, ये 2011 में डेथ कर गए। और याद रहे 1 जनवरी को डेथ किए थे। क्या कहते हैं, रणवीर सिंह हुडा 7 अलग अलग जनप्रतिनिधि सदन में वो मेंबर रहे, जो इंडिया के संदर्भ में ये रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ा है। चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, संविधान सभा हो, गवर्नर जनरल की काउंसिल्स के मेंबर हो, राज्यसभा के हो, 7 ऐसे, ठीक है, सभाओं के वो रहे जो रिकॉर्ड ही है। और वही आखिरी कड़ी थे, संविधान सभा के आखिरी सदस्य थे जो 2011 में हमारे बीच नहीं रहे, वो रणवीर सिंह हुड्डा। एक पॉइंट क्लियर। अब है तो भाखड़ा नांगल समझ गए। मध्य प्रदेश, सॉरी, हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के पास जो है, वहां पर है, सतलुज नदी के ऊपर ये डैम है। और नांगल में जो है इसका जो है पावर स्टेशन है, जो आपके पंजाब में पड़ता है। यूं समझिए इस तरह का है, इस पर है ऊना बिलासपुर, और ये यहाँ पंजाब एकदम पहाड़ से नीचे। तो भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल। नांगल में हैवी वाटर बनाने का भी कारखाना है, ये भी ध्यान रखिए, गुरु जल, ठीक है, ड्यूटोरियम 2 जिसको कहते हैं। तो एक तो भाखड़ा नांगल का भी आज का दिन है उद्घाटन का। अब आइए, जैसा कि आप जानते हैं 1925 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी, आई मीन नॉट कांग्रेस, सो कॉल्ड द, यानी जिन्हें हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन। तो हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन ने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की थी। और आज के दिन नहीं, पर ट्रेन डकैती हुई थी। उस ट्रेन डकैती में सारे पकड़े गए थे। ये रेवेन्यूज लेके वो ट्रेन जो है खजाना लेके आ रही थी सहारनपुर से लखनऊ। उसी के बीच में काकोड़ी जो है लखनऊ के पास का एक रेलवे स्टेशन, वहां चोरी कर दी गई। और इसमें बहुत सारे लोग हम जुड़े हुए थे, क्रांतिकारी थे, और सारे पकड़े गए एक व्यक्ति विशेष के कह देने पर। और हम सब पकड़े गए। इसमें हमारे अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई। याद रहे, इनमें से हमारे अशफाक उल्ला खान एज ए फर्स्ट मुस्लिम भी कहते हैं कि भाई जो फांसी पर चढ़ गए क्रांतिकारी दौरान, पर फर्स्ट मुस्लिम क्या, सब भारतीय थे। और हाँ, अशफाक उल्ला खान का 22 अक्टूबर, ठीक है, 1900 ईस्वी में जन्म भी हुआ था, यानी 25 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। तो आज अशफाक उल्ला खान का भी जन्मदिन है। तो देखा आपने, अशफाक उल्ला खान जो काकोरी ट्रेन डकैती से हुए और फांसी पर चढ़े, उनका जन्मदिन है। भाखड़ा नंगल डैम 1963 में उद्घाटन हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध आज लड़ा गया था। और आखिरी सवाल याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 2008 को हमारे इसरो ने चंद्रयान अभियान फर्स्ट लॉन्च किया था, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारतीय समय अनुसार रात 8:31 पर वहां हमारा तिरंगा पहुंचा, लहराया। कहने का मतलब है हमने तिरंगा को वहां लेफ्ट कर दिया, उतार दिया, लेफ्ट नहीं कर दिया, उतार दिया, लैंड कर दिया। तो चांद की धरती पर, ठीक है, भारत का झंडा कब फहराया गया, तो हम क्या बोलेंगे, 14 नवंबर। ध्यान देंगे, 14 नवंबर 2008 बाल दिवस होता है, नेहरू जी का जन्मदिन होता है। तो याद रखिएगा, लॉन्च कब किया हमने चंद्रयान अभियान फर्स्ट, तो बोलेंगे 22 अक्टूबर 2008। ये चंद्रयान अभियान चांद की धरती पर कब पहुंचा, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा था चांद की धरती पर, तो भारतीय समय अनुसार 14 नवंबर 2008 को रात के 8:31 PM पर। और क्या हुआ, तो हमारा झंडा वहां पर जो है फहराया गया, उतारा गया, लैंड किया गया। तो चांद पर भारतीय चीज जो फहराई गई वो तिरंगा। तो ये एक सवाल बन जाएगा, और ये सदियों तक सवाल रहेगा। तो चलिए, ये आज 22 अक्टूबर का इंपॉर्टेंस है। कल हम फिर आपके साथ जुड़ते हैं, नई चीजें लेकर आते हैं, हर दिन का ख्याल रखते हुए। ये एक फ्री एजुकेशन चैनल है, रामेंद्र द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और जन जन तक पहुंचाइए। विद्यार्थियों के हित में आपके सुनील सर सदैव आपकी सेवा में। नमस्कार।